चलिए, तो लंग्स के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लंग्स थोरेसिक केज में आप देख सकते हैं इस तरह से रखे हुए होते हैं। अ पेयर ऑफ लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक केज। और ये किस तरह से ये लंग्स हमारे थोरेसिक केज में रखे होते हैं इसको हम देखते हैं। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, चलिए चलो कॉन्सेंट्रेट नाउ, पढ़ाई शुरू। तो अ पेयर ऑफ लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरेसिक केज, जैसे ये है यहाँ पे। और थोरेसिक केज में आगे की तरफ स्टर्नम होती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, और साइड में रिब्स होती हैं जो पीछे से आगे आ रही हैं। ठीक है, इस तरह की थोरेसिक केज होती है। अब ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारी बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल में यहाँ पे रिब्स हैं। रिब्स के बीच में जो जगह होती है, रिब्स के लिए बॉडीज होता है कोस्टो, तो उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है इंटरकॉस्टल स्पेस। वहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, वो सब पाई जाती हैं। और थोरैक्स में रखे हुए हैं लंग्स नीचे यहाँ पर, ये डायफ्राम है। ठीक है, तो दिस इज द डायफ्राम जो थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। अब जो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया हमारे लंग्स में आ रहा है इधर से, वो इस तरह से नीचे आ रही है ट्रैकिया, देखिए, और यहाँ आकर फिर ये डिवाइड हो रही है, ब्रोंकाइल ट्री बना रही है। ये प्राइमरी ब्रोंकस है और ये लंग्स के अंदर घुसते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाते हैं, और फिर टर्शरी ब्रोंकस। इस तरह से करते करते टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ब्रोंकाइल ट्री होता है, और उसके बाद फिर ये बनाते हैं एल्वेलाई या रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये देखिए, ये है लास्ट में यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ये सपोज एल्वेलाई है। ठीक है, ठोस लंग्स होते हैं, सॉलिड एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्ज होता है ना, जैसे उसको ऐसे दबा दो तो दब जाएगा, जैसे ही आप उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज करोगे अपनी इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी की वजह से वो वापस से एक्सपैंड होने लगेगा। तो याद रखिए, लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंप्रेस या डिकम्प्रेस होते हैं। कंप्रेस या डिकम्प्रेस मतलब दबते हैं, और जैसे आप उनके ऊपर से प्रेशर रिलीज करते हो तो अपनी इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी की वजह से वो एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, तो हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होते क्योंकि इनमें मसल्स नहीं है, वो कंप्रेस और डिकम्प्रेस होते हैं और वापस एक्सपैंड होते हैं ड्यू टू देयर इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी। नाउ लुक हियर, ये जो सॉलिड और स्पॉन्जी लंग्स हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है प्लूरा। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। अंदर वाली जो इसकी लेयर होती है इसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। ये लंग्स से चिपकी हुई होती है, जैसे ना इस तरह से, जैसे हम स्पॉन्ज को लेमिनेट कर दें पॉलीथीन से, इस तरह से होती है विसरल प्लूरा। जो लंग्स की आउटर सरफेस से, जो स्पॉन्जी लंग्स हैं उनकी आउटर सरफेस से ये चिपकी हुई है, ये कहलाती है विसरल प्लूरा। और प्लूरा की जो दूसरी लेयर है जो बॉडी वॉल के अंदर वाली सरफेस से चिपकी होती है, ये कहलाती है पैराइटल प्लूरा। तो देयर आर टू प्लूरास, द विसरल प्लूरा एंड द पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा कहाँ चिपकी हुई है? पैराइटल प्लूरा जो है वो बॉडी वॉल से चिपकी हुई है, और नीचे किससे चिपकी हुई है? डायफ्राम की अपर सरफेस से। तो ये दो प्लूराज हैं, देखिए, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। फिर से सुनिए, जो पैराइटल प्लूरा है वो बॉडी वॉल से चिपकी हुई है, और नीचे किससे चिपकी है? डायफ्राम की अपर सरफेस से। जबकि विसरल प्लूरा किससे चिपकी हुई है? वो चिपकी हुई है लंग्स से। दोनों ही प्लूरा मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, तो उनके बीच की जो कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, वो एक टू सीलोम है। इस प्लूरल कैविटी के अंदर इसी प्लूरा से सिक्रेटेड प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। ये प्लूरल फ्लूइड वाटरी होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड की तरह ही, प्लाज्मा जैसा, और ये चारों तरफ है। 150 ml से ज़्यादा इसकी वॉल्यूम होती है थोड़ी, है ना। तो ये दोनों लंग्स के चारों तरफ भरा हुआ है, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसी प्लूरा ने इसको सिक्रेट किया हुआ है। अब ये जो प्लूरल कैविटी का प्लूरल फ्लूइड है, इसमें ये लंग्स फ्लोट कर रहे हैं। तो देखिए, ये दो लंग्स हैं, सॉलिड एंड स्पॉन्जी लंग्स। आप बताइए, हमारे लंग्स आधा आधा किलो के होते हैं, ये 550 ग्राम का, ये 650 ग्राम, पौने 600 ग्राम का, ये 650 ग्राम के, आधा आधा किलो से ज़्यादा के लंग्स हैं, ये सॉलिड और स्पॉन्जी। ये टिके हुए किस पर है? इनका वजन कौन उठा रहा है? सवाल समझ में आया? क्या ये अपनी अपनी तरफ का ब्रोंकस पकड़ के लटके हुए हैं? क्या ये बॉडी वॉल से जुड़े हुए हैं? ध्यान से देखिए, ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, और ये वाकई अपनी अपनी तरफ का ब्रोंकस पकड़ के लटके हुए हैं। ये जो हाइलम है ना, जहाँ से ब्रोंकस अंदर जा रहा है, इसके अलावा और कोई जगह है ही नहीं जहाँ से लंग्स जो है जुड़े हुए हों बॉडी वॉल से या हमारे शरीर से। दोनों लंग्स बिल्कुल मुक्त रूप से फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। देखिए, अटैच नोवेयर, आई रिपीट, ध्यान से सुनना, लंग्स आर अटैच नोवेयर। वाकई ये अपनी अपनी तरफ का ब्रोंकस पकड़ के ऐसे लटके हुए हैं। किसमें लटके हुए हैं? ये लटके हुए हैं प्लूरल कैविटी के प्लूरल फ्लूइड में, फ्लोट कर रहे हैं। तो ट्रैकिया खींच क्यों नहीं रही है? क्योंकि बायंसी मिल रही है ना दोनों तरफ, तो दोनों अपनी अपनी तरफ फ्लोट कर रहे हैं प्लूरल कैविटी में। अगर ये कहीं अटैच हो और कहीं जुड़े हुए हों बॉडी वॉल से, तो पूरा प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग ही फेल हो जाएगा। याद रखें, ये कहीं भी अटैच नहीं है, पूरी तरह से फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं प्लूरल कैविटी के प्लूरल फ्लूइड में। मतलब जैसे ये एक डब्बा है, डब्बे में पानी भरा हुआ है, और डब्बे में एक और डब्बा,
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो अंदर वाला डब्बा है ना, ये फ्लोट कर रहा है बाहर वाले डब्बे में, समझे? चलो, तो ये कहीं भी, भाई यहाँ ध्यान दो, चलो भैया ध्यान दो, कमेंट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? तो जैसा मैं यहाँ पे बता रहा था, तो बातें बाद में करेंगे, पहले देखो। तो दोनों लंग्स फ्रीली सस्पेंडेड है, कहाँ? थोरैसिक केज में, और फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है, ठीक है? लेकिन इधर वाला लंग पलटी मार के इधर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये अपनी कैविटी में है, ये अपनी कैविटी में, इतनी जगह ही नहीं है कि लंग्स पलटी मार जाए। जैसे किसी आदमी को ताबूत में लिटा दिया, कॉफिन में चिपका थोड़ी दिया है कॉफिन से, लेकिन वो पलटी नहीं मार सकता अंदर, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो ऐसे ही दोनों तरफ के जो लंग्स हैं वो अपनी अपनी तरफ के ब्रोंकाई पकड़ के लटके हुए हैं और फ्लोट कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ के प्लूरल कैविटी के प्लूरल फ्लूइड के अंदर। दिस इज द प्लूरल कैविटी विद प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल कैविटी है विद प्लूरल फ्लूइड, ठीक है? अब होता यह है कि दोनों लंग्स इस तरह से हैं यहाँ पर, ये तो आप समझ गए। अब एक प्रेशर्स की बात करते हैं, कुछ प्रेशर्स की। ये जो इन्वायरमेंट है ना बाहर, एटमॉस्फेयर, इसमें जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सुना होगा आपने ये नाम। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ये एल्वेलाई की कैविटी है, एल्वेलाई की कैविटी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, आप यहाँ देख सकते हैं। और एल्वेलाई की कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है, ये प्रेशर, इसे हम कहते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। समझ में आई बात? क्योंकि ये एल्वेलाई के अंदर का प्रेशर है, इसका नाम है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। तो मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो बताया, और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर क्या होता है वो भी बताया। अब इस प्लूरल कैविटी को देखिए, ये प्लूरल कैविटी तो एक एयर टाइट कैविटी है, इसमें ना कहीं से फ्लूइड आ सकता है ना जा सकता है, ये पूरी तरह से एयर टाइट कैविटी है। और इस कैविटी के अंदर के प्रेशर को कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है भाई लोगों? तो यहाँ पर तीन प्रेशर हो गए, कौन कौन से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अब मैं आपको यहाँ पे दो मैकेनिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ, एक है नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक है नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो दोनों मैकेनिज्म्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है उसका प्रिंसिपल हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन प्रेशर्स के बारे में बताया, इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राएल्वेलर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही प्रेशर मैं लिख रहा हूँ। सपोज एक प्रेशर जो मैंने आपको बताया वो था इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एक और प्रेशर जो मैंने आपको बताया वो था इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, ठीक है? ये दो प्रेशर्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगा कि ये जो हमारी रिब्स होती है ना, इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, इन मसल्स को हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। जब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होती है। हमारी जो थोरैक्स है उसका जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, जिसको हम डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर भी कह सकते हैं, मतलब पीछे से आगे वाला डायमीटर, ये डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर, ये डायमीटर ना इंक्रीज होता है जब वो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपेंड होती है। उसी वक्त अगर ये डोम शेप डायफ्राम जो है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करे उसी वक्त, तो इससे क्या होता है कि ये डोम शेप डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। जब डोम शेप डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है तो ये जो डायमीटर है हमारी थोरैक्स का, ये वाला यानी वर्टिकल डायमीटर, ये इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि डायफ्राम नीचे जा रहा है। डोम शेप डायफ्राम जब फ्लैट होता है तो वो नीचे जाता है, जब वो नीचे जाएगा तो हमारी थोरैक्स का जो वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज होगा। तो इनफैक्ट हमारे थोरैक्स का ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों डायमीटर इंक्रीज होंगे एक साथ, क्योंकि जिस वक्त हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स भी दो लेयर में होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल, इस तरह से। जैसे ना ये दो लेयर्स हैं, बाहर से आप देखें तो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, इसको हटाओगे तो अंदर एक और लेयर है इंटरनल इंटरकॉस्टल, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं इस तरह से। तो ये बाहर वाला लेयर है EICM और ये अंदर वाला है IICM। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो रिब केज एक्सपेंड होती है, और हमारा ये वाला ट्रांसवर्स डायमीटर या हम ये कह सकते हैं डॉर्सोवेंट्रल डायमीटर इंक्रीज होता है। उसी वक्त अगर डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो तो डायफ्राम नीचे जाएगा ना, डोम शेप डायफ्राम, तो उसकी वजह से हमारा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर यानी कि वर्टिकल डायमीटर भी इंक्रीज होगा, ठीक है? तो ये दो डायमीटर यहाँ पे हैं, आप समझ लीजिए। ट्रांसवर्स डायमीटर का ही दूसरा नाम होता है डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर या एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, एक ही बात है। और वर्टिकल डायमीटर का ही दूसरा नाम क्या है?
उल्टा लिख गया, वर्टिकल डायमीटर का दूसरा नाम है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, है ना, और ट्रांसवर्स डायमीटर का नाम होता है डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर। पहले सही लिखा था मैंने। तो ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर मतलब एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, तब मैं इनको ट्रांसवर्स और वर्टिकल बोलूँगा। एनसीईआरटी में डॉर्सो वेंट्रल और एंटीरो पोस्टीरियर लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो वाले नाम लिख दिए हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ तो सही आ रही है ना, आवाज़ धीमी तो नहीं है? सही है ना, चलो ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे ये दो डायमीटर्स इनके बारे में। देखिए होता क्या है कि जब हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसी वक्त डायफ्राम जो है, डोम शेप डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो हमारी थोरैक्स का ट्रांसवर्स और वर्टिकल डायमीटर एक साथ इंक्रीज होते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो जब हमारी थोरैक्स का ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों डायमीटर एक साथ इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हमारे थोरैक्स के दोनों डायमीटर एक साथ इंक्रीज होते हैं, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, तो देखिए जब ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो थोरैक्स है ना, ये चेस्ट एक्सपेंड हो रही है। और जब चेस्ट एक्सपेंड हो रही है तो चेस्ट की यानी थोरैक्स की जो बॉडी वाल है उसके अंदर वाली सरफेस से कौन चिपका हुआ है? उसके अंदर वाली सरफेस से चिपका हुआ है पैराइटल प्लूरा। और ये डायफ्राम नीचे जा रहा है ना, डायफ्राम के ऊपर वाली सरफेस से भी क्या चिपकी हुई है? पैराइटल प्लूरा। तो जब चेस्ट एक्सपेंड होगी, बॉडी वाल एक्सपेंड होगी और डायफ्राम नीचे जाएगा तो ये अपने साथ खींच कर पैराइटल प्लूरा को विसरल प्लूरा से दूर ले जाएगी। तो देखिए इसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है? पैराइटल प्लूरा इज बीइंग कैरीड अवे फ्रॉम द विसरल प्लूरा इन ऑल डायरेक्शंस। ये देखिए जैसे ना मेरे पास दो प्लास्टिक की लेयर्स है, दोनों ये रखी हुई है ना, और उनके बीच में ना कुछ भी आ नहीं सकता क्योंकि उनके बीच में एयर टाइट कैविटी है। अब मैं दोनों लेयर्स को ऐसे खींचूं, एक दूसरे से अलग खींचूं, अलग करूंगा, है ना, तो उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट होने लगा कि नहीं, बताओ? दो प्लास्टिक की लेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल चिपकी हुई है, उनके बीच में एक एयर टाइट कैविटी है। अगर मैं दोनों लेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश करूंगा तो उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। इन द सेम वे पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है, ये प्लूरल कैविटी एक एयर टाइट कैविटी है, इसमें ना कहीं से कुछ आ सकता है ना जा सकता है। तो जब पैराइटल प्लूरा को खींचकर हम सभी दिशाओं में विसरल प्लूरा से दूर ले जाते हैं तो उसकी वजह से प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर फॉल होने लगता है। ये जो प्रेशर था ना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर प्लूरल कैविटी के अंदर, इसी ने तो लंग्स को दबा रखा था। इसी प्रेशर की वजह से लंग्स अब तक दबे हुए थे। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन स्टार्ट होने से पहले लंग्स जो है वो दबे हुए होते हैं। किसने दबा रखा है? इंट्रा प्लूरल प्रेशर ने, जो प्लूरल कैविटी का प्लूरल फ्लूइड है, इस प्रेशर ने इन लंग्स को दबा रखा है। अब जब चेस्ट एक्सपेंड होती है और डायफ्राम नीचे जाता है तो पैराइटल प्लूरा इज कैरीड अवे फ्रॉम द विसरल प्लूरा इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रा प्लूरल प्लूरल कैविटी के अंदर ना वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है, ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर अब फॉल होता है। सो दिस कॉजेस फॉल इन द इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो अब इंट्रा प्लूरल प्रेशर फॉल होता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जब ये वाला प्रेशर फॉल होता है, देखिए यहाँ पे ये प्रेशर, तो उससे क्या होगा? लंग्स जो अब तक दबे हुए थे, कंप्रेस थे, वो डिकम्प्रेस होने लगते हैं क्योंकि उन पे लगने वाला प्रेशर कम हो रहा है। और लंग्स जब डिकम्प्रेस होने लगते हैं तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, यानी कि लंग्स जब डिकम्प्रेस होने लगते हैं तो लंग्स की जो इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से लंग्स अब एक्सपैंड होते हैं। तो लंग्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर अब डिक्रीज हो गया है, तो लंग्स अपने इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी की वजह से अब एक्सपैंड होते हैं। और जब ये लंग्स एक्सपैंड होते हैं ना, तो इनके अंदर के जो एल्वेलाई हैं ये भी एक्सपैंड होते हैं, ये भी एक्सपैंड होते हैं। और जब एल्वेलाई दोस्तों, जब एल्वेलाई एक्सपैंड होते हैं तो क्या होता है, देखिए जब एल्वेलाई एक्सपैंड होते हैं सभी दिशाओं में, ऐसे ये बड़ा होने लगता है, तो एल्वेलाई के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी अब फॉल होने लगता है। तो अब देखिए पहले इंट्रा प्लूरल प्रेशर गिरा, उसकी वजह से लंग्स डिकम्प्रेस हुए, उसकी वजह से अब इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी फॉल हो रहा है। तो पहले इंट्रा प्लूरल प्रेशर गिरता है और उसके बाद फिर इंट्रा एल्वेलर प्रेशर गिरता है। ये प्रोसेस चलती जाती है और ये इंट्रा एल्वेलर प्रेशर फॉल होता जाता है। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर मतलब ये वाला प्रेशर फॉल होता जाता है। सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर गिरते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 2 या 3 मिलीमीटर मरकरी नीचे आ जाता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी गिरते गिरते 2 या 3 मिलीमीटर मरकरी नीचे आ जाता है। ठीक है, एक बार इंट्रा प्लूरल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर सॉरी, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर गिर रहा है, उसके वजह से इंट्रा एल्वेलर प्रेशर गिर रहा है, तो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर गिरते गिरते एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे आ जाता है। तो अब जब इंट्रा एल्वेलर प्रेशर इतना फॉल हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, तो एक ग्रेडियंट बन जाता है भाइयों। अब हाईएस्ट प्रेशर कहाँ है? हाईएस्ट प्रेशर है भाई साहब एटमॉस्फेयर में, है ना। और लोएस्ट प्रेशर कहाँ है? लोएस्ट प्रेशर आप कहोगे एल्वेलाई में, मैं कहूँगा नहीं, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर से भी कम प्रेशर यहाँ है। कहाँ? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो लोएस्ट प्रेशर प्लूरल कैविटी में। तो भाई साहब एक ग्रेडियंट बन गया है, हाईएस्ट प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और लोएस्ट प्रेशर कहाँ है? प्लूरल कैविटी में। लेकिन प्लूरल कैविटी में तो कुछ घुस नहीं सकता, वो तो एयर टाइट कैविटी है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं घुस सकता। तो एयर अपने हाईएस्ट प्रेशर से अपने लोएस्ट प्रेशर में इंटर नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे कोई छेद थोड़ी हो रहा है बॉडी वॉल में कि यहाँ से हवा घुस जाए। ये तो एयर टाइट कैविटी है, ना तो डायफ्राम पंचर है, तो यहाँ से भी हवा अंदर नहीं आ सकती। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर लोएस्ट प्रेशर होता है, लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्रेशर में कुछ नहीं घुस सकता इसलिए एयर जो है हाईएस्ट प्रेशर से सेकंड लोएस्ट प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है। भाई लोएस्ट में नहीं घुस सकती ना, तो किसमें घुसेगी? सेकंड लोएस्ट में। तो एयर नाउ स्टार्ट्स मूविंग इन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाईएस्ट प्रेशर टू एन एरिया ऑफ सेकंड लोएस्ट प्रेशर। तो एयर अब हाईएस्ट प्रेशर के एरिया से सेकंड लोएस्ट प्रेशर के एरिया में मूव करने लगती है, यहां से यूं।
इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। मैं बिल्कुल एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें नहीं घुस सकती एयर। लोएस्ट प्रेशर वाला जो एरिया है ना, इंट्राप्लूरल प्रेशर, अगर इसमें घुस सकती ना, बॉडी वॉल में या छेद हो गया होता और यहाँ से हवा घुस जाती, तो यहाँ नहीं घुसती। सेकंड लोएस्ट में क्यों घुसती है वो? क्योंकि वो लोएस्ट में नहीं घुस पा रही है। क्या ये बात क्लियर है ना? तो एयर नाउ स्टार्ट्स मूविंग इन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाईएस्ट प्रेशर इन एटमॉस्फेयर टू एन एरिया ऑफ सेकंड लोएस्ट प्रेशर यानी कि एल्वेलाई, और हवा एल्वेलाई के अंदर घुसने लगती है। इसे कहते हैं दोस्तों इंस्पायरेशन। ये हो गया इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म खत्म। थोड़ी देर बाद क्या होता है भाइयों बहनों, अब एक्सपायरेशन शुरू होगा। तो ये जो डायफ्राम जो डोम शेप हो गया था ना, फ्लैट हो गया था, ये फिर से रिलैक्स करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम रिलैक्स करता है तो ये फिर से डोम शेप होने लगता है। इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, तो ये डोम शेप हो जाता है, रिलैक्स होता है। तो अब डायफ्राम जब वापस से डोम शेप होने लगा है, तो हमारा ये वाला डायमीटर यानी कि वर्टिकल डायमीटर डिक्रीज होने लगा है। उसी वक्त एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और चेस्ट को एक्सपेंड कर रही थी, वो रिलैक्स होने लगती हैं, तो चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। चेस्ट तो मतलब हमारा जो ट्रांसवर्स डायमीटर था ये भी डिक्रीज होने लगता है। तो दोनों वर्टिकल और ट्रांसवर्स दोनों डायमीटर एक साथ डिक्रीज होने लगते हैं। जब दोनों डायमीटर एक साथ डिक्रीज होने लगते हैं, तो पैराइटल प्लूरा सभी दिशाओं से एक बार फिर विसरल प्लूरा के करीब आने लगती है। तो जब पैराइटल प्लूरा सभी दिशाओं से एक बार फिर विसरल प्लूरा के करीब आने लगती है, तो उसकी वजह से ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये अब राइज होने लगता है। समझे बात को? क्योंकि पैराइटल प्लूरा सभी दिशाओं से विसरल प्लूरा के करीब आ रही है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर अब राइज होने लगता है। जब इंट्राप्लूरल प्रेशर राइज होने लगता है, तो ये जो एक्सपेंडेड लंग्स थे ये अब कंप्रेस होने लगते हैं, ये दबने लगते हैं, क्योंकि इन पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। और जब लंग्स कंप्रेस होते हैं या दबते हैं, तो लंग्स के अंदर पाए जाने वाले ये एल्वेलाई जो है ये भी दबते हैं, इन पे भी प्रेशर लगता है। तो एल्वेलाई पे प्रेशर जब लगता है, एल्वेलाई दबते हैं, तो एल्वेलाई के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी अब राइज होने लगता है। याद कीजिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और ये इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर नीचे था, और अब इंट्रा एल्वेलर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ऊपर निकल जाता है, 2 या 3 मिलीमीटर मरकरी। तो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी बढ़ता है। और इनफैक्ट इंट्रा एल्वेलर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 2 या 3 मिलीमीटर मरकरी ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकल गया ये देखिए, जिसकी वजह से ग्रेडियंट पलट जाता है। अब हाईएस्ट प्रेशर कहाँ है बताइए? अब हाईएस्ट प्रेशर है यहाँ प्लूरल कैविटी में। और बताइए लोएस्ट प्रेशर कहाँ है? लोएस्ट प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। तो अब हाईएस्ट प्रेशर प्लूरल कैविटी में, लोएस्ट प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। लेकिन प्लूरल कैविटी तो एयर टाइट कैविटी है, उसमें तो कुछ घुस नहीं सकता या उसमें से तो कुछ निकल नहीं सकता। तो सेकंड लोएस्ट प्रेशर कहाँ है? सेकंड लोएस्ट प्रेशर है एल्वेलर कैविटी में। तो एयर नाउ स्टार्ट्स मूविंग आउट फ्रॉम एन एरिया ऑफ सेकंड लोएस्ट प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोएस्ट सेकंड हाईएस्ट प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोएस्ट प्रेशर। देखो हाईएस्ट प्रेशर से तो बाहर कुछ निकल नहीं सकता। सेकंड हाईएस्ट प्रेशर कहाँ है? एल्वेलाई में। लोएस्ट प्रेशर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। तो एयर अब ना सेकंड हाईएस्ट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बाहर मूव करने लगती है। बात समझ में आई? क्योंकि अगर हाईएस्ट से निकल सकती तो सेकंड हाईएस्ट से नहीं निकलती, है ना? तो हाईएस्ट से तो कुछ निकल नहीं सकता, सेकंड हाईएस्ट प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर में निकल जाती है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। तो इस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन चलते हैं। तो आपने एक खास बात देखी, हमारे लंग्स में कोई मसल तो है नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करे, लेकिन ना एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है लंग्स के चारों तरफ, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड होते हैं और लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। ये जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है ना, इसको आपके एनसीईआरटी में इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर को इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बोला गया है, यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर। एक ही बात है ना? तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर फॉल होता है तभी तो हवा अंदर घुसती है। तो हम लोग के अंदर ना हवा सक होती है अंदर। तो इस तरह के लंग्स को पता है क्या कहा जाता है? सकन लंग्स। और जिस तरह की ब्रीदिंग हमारे अंदर हो रही है ना, इस नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, तो ऐसी ब्रीदिंग को कहा जाता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और ये क्यों पॉसिबल हो पाती है मैमल्स के अंदर? ये इसलिए पॉसिबल हो पाती है क्योंकि मैमल्स के पास डायफ्राम है। अब जिनके पास डायफ्राम नहीं है वो इस तरह से ब्रीदिंग नहीं कर सकते। जैसे फ्रॉग है, तो अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग के पास तो डायफ्राम नहीं है। अब ये फ्रॉग है मान लीजिए, तो फ्रॉग के पास डायफ्राम नहीं है। अब फ्रॉग के पास अगर डायफ्राम नहीं है तो फ्रॉग कैसे ब्रीथ करेगा? तो देखिए होता क्या है, फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं वो हमारे लंग्स की तरह सॉलिड और स्पॉन्जी नहीं होते। उसके लंग्स ना ऐसे होते हैं, देखिए हॉलो, दूध वाले के भूपू की तरह खोखले ऐसे होते हैं, और पीछे डायफ्राम भी नहीं है इसमें। और लंग्स के बाहर ना इसमें मसल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है लंग मसल्स। तो फ्रॉग पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा मैं आपको ये। तो इन लंग मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन लंग्स को दबाएगा और रिलैक्सेशन जो है वो लंग्स को एक्सपेंड करेगा। तो फ्रॉग पता है क्या करता है? पहले वो अपने माउथ में हवा भर लेता है, ओरल कैविटी में। वो पहले हवा ना यहाँ माउथ में भरता है अपने, और उसके बाद मुंह बंद करता है और धक्का मार के हवा को लंग्स में डालता है। फिर ऐसे मुंह बंद कर लेता है यहाँ पे और फिर हवा को अंदर धक्का मार के निकलता है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। समझ में आई बात क्यों? जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं ना, या साइकिल में हवा भरते हैं, वैसे ही धक्का मार के हवा अंदर घुसा रहा है। तो ऐसी ब्रीदिंग को हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो फ्रॉग के केस में ना पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसके पास डायफ्राम नहीं है। जबकि हमारे केस में कैसे ब्रीदिंग होती है?
नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, क्योंकि हमारे पास पीछे यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है, वो हवा को अंदर सक कर लेता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होगी फॉग के केस में। और हमारे केस में कैसी ब्रीदिंग होती है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो बताओ हमारे केस में क्या सही है? इन ह्यूमंस, मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसका। ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे तो जल्दी याद रहेगा। तो मैं आपसे ना नॉर्मल इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर्मल एक्सपायरेशन का फ्लो चार्ट आप खुद बनाएंगे। अब देखिए नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दो मसल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैं प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। टॉपिक क्या चल रहा है आज पता है ना आपको? प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग नहीं, मैकेनिज्म इसके बाद बताऊंगा कैसे हम ब्रीथ करते हैं। स्वप्निल कह रहा है डायफ्राम का ब्रीदिंग में क्या रोल है? अरे स्वप्निल बताओ ना, रामायण चल रही है, कोई बीच में बोले तो भगवान राम का इसमें क्या रोल है? यार हद हो गई। कोई पूछे था गदर 2 में ये तारा सिंह का क्या रोल है? अब बताओ, कोई अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि गदर 2 में सनी देओल का रोल है क्या, उसका क्या जवाब दिया जाए? चलो तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। चलो अब नॉर्मल इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसमें? डायफ्राम और ईआईसीएम में। ये दो मसल्स हैं जिनके बारे में अभी हम मैकेनिज्म में बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर एंड डोर्सोवेंट्रल डायमीटर ऑफ थोरैक्स। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से जो पैराइटल प्लूरा है, इट इज बीइंग कैरीड अवे फ्रॉम द विसरल प्लूरा इन ऑल डायरेक्शंस। तो पैराइटल प्लूरा सभी दिशाओं में विसरल प्लूरा से दूर जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से देयर इज फॉल इन द इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर गिर रहा है। जब इंट्राप्लूरल प्रेशर गिर रहा है तो इसकी वजह से लंग्स जो कंप्रेस हो रहे थे अब तक, वो क्या होने लगते हैं? वो डिकम्प्रेस होने लगते हैं। डिकम्प्रेशन ऑफ लंग्स, डिकम्प्रेशन ऑफ लंग्स की वजह से देयर इज एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल। अब जब लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं इलास्टिक रिकॉइल की वजह से, तो एल्वियोलाई का एक्सपेंशन हो रहा है। सो दिस इज कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई, जो कि वो अंदर है। और एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई की वजह से क्या हो रहा है बताइए? इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो है वो फॉल हो रहा है। पहले इंट्रा प्लूरल प्रेशर गिरा था और अब गिर रहा है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। सो फॉल इन द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, ये गिरने लगता है। और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इतना गिरता है, इतना गिरता है कि इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बिकम्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बिकम्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एयर नाउ स्टार्ट्स मूविंग इन ग्रेडियंट, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया है और एयर नाउ स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द एल्वियोलाई। तो एयर अब एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आने लगती है। ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब ऐसा ही एक फ्लो चार्ट आप बनाओगे किसका? नॉर्मल एक्सपायरेशन का, जिसमें उल्टा होता है। क्या होता है बताओ? रिलैक्सेशन इन डायफ्राम एंड ईआईसीएम, decrease in anteroposterior and dorsoventral diameter, parietal pleura is carried towards the visceral pleura, rise in the intrapleural pressure, compression of the lungs, है ना। एक्सपेंशन का उल्टा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगा क्योंकि मसल्स नहीं है उसके अंदर, बट हाँ वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस, दिस कॉजेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एल्वियोलाई, जिसकी वजह से देयर इज राइज इन द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। राइज इन द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की वजह से इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर मूव्स आउट ऑफ द एल्वियोलाई इनटू द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग। तो मैंने अभी अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग बताया, नॉर्मल इंस्पायरेशन बता दिया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन आप अपने आप करेंगे। अब नीट में और सवाल कैसे आते हैं? अगर किसी आदमी का डायफ्राम पंचर हो जाए, सोचिए, या किसी आदमी का चलो थोरैसिक वॉल पंचर हो जाए, डायफ्राम नहीं, ध्यान दीजिए, किसी आदमी की थोरैसिक वॉल पंचर हो जाए, यहाँ से लंग्स नहीं पंचर हुए, थोरैसिक वॉल पंचर हो गई है, समझे? चाकू मार दिया किसी ने यहाँ, ऐसे चाकू मार दिया, यहाँ छेद हो गया,
और आप देख सकते हैं थोरेसिक वॉल पंचर होगी। अब क्या होगा, अब जब ये आदमी अपनी चेस्ट एक्सपेंड करेगा ना, जब ये आदमी अपनी चेस्ट एक्सपेंड करेगा तो एयर हाईएस्ट प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर में घुस जाएगी, और अगर एयर हाईएस्ट से लोएस्ट प्रेशर में घुस गई तो वो सेकंड लोएस्ट प्रेशर में नहीं घुसेगी, यानी हवा यहाँ से अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वो यहीं से अंदर हो गई और यहाँ प्लूरल कैविटी में भर गई। फिर जब वो चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो हवा यहीं से बाहर निकल जाएगी, तो हवा यहीं से अंदर बाहर होने लगेगी अगर, तो वो यहाँ से अंदर और बाहर नहीं होगी और हमारे लंग्स कोलैप्स रहेंगे और सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा। सीजेशन मतलब रुक जाना, तो ब्रीदिंग रुक जाएगी। अब क्या करें, किसी के यहाँ छेद हो गया, सांस ही नहीं ले पा रहा, क्या करें पता है, पॉलीथीन में हाथ घुसाओ और एक पंचर को ऐसे सील कर दो, यहाँ से हवा मत घुसने दो। अब चेस्ट एक्सपैंड करो, यहाँ से हवा नहीं घुस पाएगी ना तो फिर यहाँ से घुसेगी और निकलेगी। मतलब आपके यहाँ चाकू मार दिया, छेद हो गया, अस्पताल आधा किलोमीटर दूर है, चल के कैसे जाओगे, वहां तक जा नहीं सकते। इस पंचर को सील कर दो। अब ऐसे सांस अंदर लो और बाहर निकालो, यहाँ से अंदर बाहर नहीं हो पाएगी तो यहाँ से होती रहेगी। पर भाई साहब अगर 4-6 चाकू मार दिए, 2-4 छेद हो गए तो कहाँ कहाँ पंचर सील करोगे, या किसी का डायफ्राम ही पंचर हो गया यहाँ से, ये लो, अगर किसी का डायफ्राम पंचर हो गया तो क्या होगा बताओ। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो हवा यहाँ से ऊपर चली जाएगी, डायफ्राम ऊपर आएगा तो नीचे चली जाएगी, हवा थोरैक्स से एब्डोमेन में अंदर बाहर होती रहेगी। समझे ना बात को। अब तो मर ही जाएगा ना वो। अभी बचा सकते हैं क्या, अभी बचा सकते हैं, बताओ कैसे। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग देके, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देके, आप कहेंगे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देके, पता है कैसे, जैसे फुटबॉल में हवा भरते हैं वैसे। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग फेल हुई है ना, डायफ्राम फेल हुआ है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती उसके फेफड़ों में बाहर से फूंक मार के हवा भरो। नहीं यही बात समझ में, तो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग देके अभी भी बचा सकते हैं। कई होशियार बच्चे एक सवाल पूछ सकते हैं, इसका जवाब बेवकूफ मास्टर आपको कभी नहीं देंगे कि सर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में क्या फायदा होगा सर, वो जो हमारी हवा बाहर निकल रही है वो तो फाउल एयर है ना सर, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है ना सर, वो दूसरों के फेफड़े में घुसाने से क्या फायदा होगा। नहीं आया सवाल समझ में, समझ गए ना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में कौन सी हवा, जैसे ये डोनर का लंग है जो हवा दे रहा है, और ये सपोज रेसिपिएंट का लंग है जो हवा रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये रेसिपिएंट का लंग है, तो देख लो आप, जो हवा रिसीव कर रहा है, ये इसका कंडक्शन जोन है, ये इसका एक्सचेंज जोन है, ये इसका एक्सचेंज जोन है और ये इसका कंडक्शन जोन है या नहीं। अब जो इसके लंग्स में हवा घुसी है उसमें से लास्ट 150 ml है, वो तो कंडक्शन जोन में ही रह गए ना, ये तो इम्प्योर होंगे ही नहीं क्योंकि इनके अंदर तो अच्छी खासी ऑक्सीजन है। पर जब ये हवा इसके अंदर घुसेगी तो इसका कंडक्शन जोन इसके एक्सचेंज जोन में जाएगा, ये तो अच्छी हवा है ना क्योंकि इसमें गैसेज एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, ये अंदर घुसेगा ना इसमें, मतलब यहाँ वाली जो एयर थी अच्छी एयर वो इसमें यहाँ घुसेगी, और इसकी जो खराब एयर थी ये वाली एयर, ये इसमें यहाँ रह जाएगी। मतलब इसका एक्सचेंज जोन, निकलने और घुसने का रास्ता सेम है ना, वो कंडक्शन जोन में जाएगा और कंडक्शन जोन एक्सचेंज जोन में जाएगा। तो अच्छी हवा गई ना इसके एलवीआई में। समझ में आया तो अच्छा, आप जीनियस हो, आप एम्स भी क्रैक कर सकते हो, और नहीं समझ में आया तो नीट में सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, घबराओ मत, पर आना चाहिए समझ में। कितने लोगों को ईमानदारी से बताना समझ में आया, जिनको समझ में आया सिर्फ वही पोल में ट्रू बोले और बाकी ना बोले, बाकी फॉल्स बोले। कितने लोगों को समझ में आया, देखो 90% बच्चों को इतना समझ में आ गया कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, आज बचपन से हमें हमेशा एक कंफ्यूजन था कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में फायदा क्या होगा, वो तो खराब हवा है, वो दूसरे के फेफड़े में घुसाने से क्या फायदा। कोई बेवकूफ मास्टर आपको ये पढ़ाएगा नहीं, कोई लिपस्टिक वाले सर मसल्स वाली मैम ये सब बातें नहीं पढ़ेंगी। लेकिन अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, वो तो नहीं समझ पाए इसलिए वो यूट्यूबर है, लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप डॉक्टर बनोगे, है ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। कोई उल्टा नहीं बोला है, आजकल सर लोग लिपस्टिक लगा लगा के आ रहे हैं, गलत बोल रहे हो क्या, इससे क्या होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे बात करी, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दो। इन ह्यूमंस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ह्यूमंस में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड्स बिकॉज air enters into the lungs, या air enters into lungs because chest expands, कौन सा ट्रू है, ए ट्रू है या बी ट्रू है। छाती फैलती है क्योंकि हवा छाती में घुसती है, छाती फैलती है इसलिए हवा छाती में घुसती है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बोल दें। मतलब अभी भी 20% बच्चे गलत कर रहे हैं, ऐसा कैसे। एयर एंटर्स इनटू द लंग्स बिकॉज चेस्ट एक्सपेंड्स, छाती फैलती है तभी तो हवा छाती में घुसती है। फ्रॉग थोड़ी पूछ रहा हूँ, फ्रॉग में ऊपर वाला सही होगा
कि चेस्ट एक्सपेंड्स क्योंकि एयर चेस्ट में घुसती है। हमारे केस में क्या होता है, छाती फैलती है और इसलिए हवा छाती में घुसती है। थोड़ा इमोशन से सोचो, फिर आएगा समझ में। तो इमोशन से मत सोचो सोचो, है ना, थोड़ा दिमाग से सोचो। छाती फैलती है इसलिए हवा छाती में घुसती है। समझ में आई बात? छाती फैलती है इसलिए हवा छाती में घुसती है। चेस्ट एक्सपेंस, पुरानी पिक्चरों में हारमोनियम वगैरह होता था ना, राज कपूर का बाजा होता था ऐसा वाला, याद करो, बाजा ऐसे बजाते थे। तो जब हारमोनियम में उसमें ऐसे ऐसे मतलब उसमें खींचते हैं उसको तो हवा घुसती है अंदर। याद आया वो ऐसा वाला बाजा? हाँ, तो चेस्ट एक्सपेंड्स बिकॉज एयर इंटर्स इनटू द लंग्स। तो ये वाला जो है ना, ये सही है, ये गलत है। सॉरी, एयर इंटर्स इनटू द लंग्स बिकॉज चेस्ट एक्सपेंस, उल्टा बोल गया, है ना। तो एयर क्यों घुसती है लंग्स के अंदर? क्योंकि छाती फैलती है। तो पहले छाती फैलती है फिर हवा छाती में घुसती है। शायद कुछ बच्चों ने इसलिए गलत कर दिया था क्योंकि वो एरो से उल्टा मतलब समझ गए थे। बिकॉज और नीचे लिखा है ना मैंने। हाँ, इसीलिए एरो मतलब उनको लगा कि पहले ये होगा फिर ये होगा। ये तो हम भी कह रहे हैं, थोड़ा भावुक हो गए। चलो भाई, तो ये तो हो गई लंग्स के बाद। देखो राइट लंग के अंदर ना 3 लोग होते हैं यहाँ, इधर वाले में देखो, 1 2 और 3, लेफ्ट में 2 होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम दोनों का सेम ही है। तो ये हमने यहाँ पे लंग्स के बारे में पढ़ लिया। अब आपको एक बात और बताता हूँ यार, कभी कभी क्या होता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, जैसे जैसे प्लूरा में इन्फेक्शन हो गया, इसको हम प्लूराइसी या प्लूराइटिस कह सकते हैं। बैक्टीरिया ने चेस्ट में इन्फेक्शन कर दिया है। हो सकता है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो जाता है ना, निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, कई बार प्लूरा के इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया ना प्लूरा पे अपना टॉक्सिन रिलीज करते हैं और प्लूरा को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कैसे कम की जा सकती है बताओ? टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कम की जा सकती है उसे डाइल्यूट करके। तो ऐसे में जो प्लूरा है ना, ये हाइपर सिक्रीटरी हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लूरल फ्लूइड सिक्रीट करने लगती है। तो प्लूरा हाइपर सिक्रीटरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लूरल फ्लूइड सिक्रीट करने लगती है। और जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लूरल फ्लूइड सिक्रीट करने लगती है ना, डाइल्यूट करने के लिए टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को, तो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कहाँ? प्लूरल कैविटी में। अब अगर प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बताओ क्या होगा? इंट्रा प्लूरल प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? जब हम ब्रीदिंग के दौरान लंग्स में ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो जब हम ब्रीदिंग के दौरान अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर उतना नहीं गिरेगा जितना गिरना चाहिए। तो उसकी वजह से लंग्स उतने डिकम्प्रेस नहीं होंगे जितने होने चाहिए। तो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर उतना नहीं गिरेगा जितना गिरना चाहिए। तो हवा उतनी अंदर नहीं घुसेगी जितनी घुसनी चाहिए। हालांकि पूरी ताकत से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन हवा लंग्स में जा ही नहीं रही है लंग से, तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। समझ में? डिफिकल्टी हो गई ना ब्रीदिंग करने में, इसे कहते हैं डिस्निया। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिस्निया, DYSPNOE है। अब क्या करें, इसमें क्या इलाज है इसका? प्लूरल कैविटी से सिरिंज घुसाकर थोड़ा फ्लूइड निकाल लो बाहर, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर से लंग्स काम करने लगेंगे। ये तो करते हैं सर्जन, थोड़ा सा फ्लूइड निकाल लो बाहर, ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अस्थमा कुछ और ऐसा है, वो बाद में बताएंगे आपको। निमोनिया एक अलग चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा पर बाद में। अस्थमा निमोनिया सब बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। घनश्याम जी, फ्रॉग जो है स्किन से भी रिस्पायर करता है 5%, लंग से भी करता है 70%, और बकोफेरेंजियल भी। ये सब बातें आगे आएंगी, अभी सुनते जाओ। लगता है तुम लोगों को कुछ आता नहीं है, मैं तो सोच रहा था ये ड्रॉपर बैच है। चलो, सब पढ़ाएंगे आगे, ध्यान दो अभी। तो ये हमने ना लंग्स के बारे में बात करी। हमने देखा सॉलिड और स्पॉन्जी लंग्स होते हैं, और सकल लंग्स क्यों कहलाते हैं हमारे लंग्स। अब ना हम बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग हो गया है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैं रेफरेंस के लिए मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर पढ़ूंगा। चलो आगे बढ़े। तो ये मैंने आपको थोरेसिक केज के बारे में बताया कि थोरेसिक केज में आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। डायफ्राम को पेनिट्रेट करके कई स्ट्रक्चर्स नीचे जा रहे हैं, जैसे इसोफेगस जा रहा है ना। इसके अलावा जो है वीना कावा ऊपर आ रही है और आउटर नीचे जा रही है, तो ये सब डायफ्राम के थ्रू आते जाते हैं।
तो डायफ्राम में जो मसल्स होती हैं वो रेडियल मसल्स हैं। तो किस तरह से डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फ्लैट हो जाएगा। और इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो जो मेन मसल्स हैं ब्रीदिंग की, उनके बारे में हम बात करें तो वो है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स नॉर्मल ब्रीदिंग की। देखिए, सपोज आदमी इधर देख रहा है, ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो आपको पता है पीछे ये क्या है, ये है वर्टिब्रल कॉलम, और आगे स्टर्नम है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये यहाँ पे देखिए ये स्टर्नम है। वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में होती हैं रिब्स। वैसे तो 12 पेयर होती हैं रिब्स की, पर मैं यहाँ समझाने के लिए आपको 2 रिब्स बना के दिखा देता हूँ। होती तो 12 जोड़ी हैं, मैं आपको बस 2 बना के दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इस साइड में मैं आपको दिखाई दे रही है, ये है रिब्स। ऐसे 12 जोड़ी रिब्स होती हैं यहाँ स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। लंग्स कहाँ रखे हुए हैं भाइयों बहनों, लंग्स यहाँ रखे हुए हैं अंदर, ठीक है। ये लंग्स रखे हुए हैं यहाँ पे अंदर, साइड में से देख रहे हैं। यहाँ देखो नीचे, ये क्या है नीचे, ये है डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम हो गया। अच्छा, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स के 2 लेयर होते हैं, बताया था ना मैंने, ऐसे एक बाहर एक्सटर्नल और अंदर इंटरनल। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल, पहले इंटरनल दिखाता हूँ मैं आपको। ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, IICM कहते हैं इनको। इनके बाहर जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो ऐसे हैं, दोनों के फाइबर एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, इनको हम EICM कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ऊपर वाली रिब के थोड़ा डॉर्सल से शुरू होकर नीचे वाली रिब के वेंट्रल में इंसर्ट हो रही हैं, जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल नीचे वाली रिब के डॉर्सल से शुरू होकर थोड़ा ऊपर वाली रिब के वेंट्रल में आ रही हैं। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ये ऑरिजिन है, और जो एरो का पॉइंट है ना, ये इंसर्शन है। और मूवमेंट हमेशा इंसर्शन की तरफ होता है, ये तो आपको पता ही है, पता है ना ये बात, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात। मूवमेंट इंसर्शन की तरफ होगा, है ना। तो एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना सारी, अभी सारी एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो यहाँ है वो भी, जो यहाँ है वो भी, जो यहाँ है वो भी। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में 11 इंटरकॉस्टल स्पेस होंगे पेयर में, 11 राइट साइड में, 11 लेफ्ट साइड में, नहीं आया समझ में। 12 जोड़ी रिब्स हैं तो उनके बीच में 11 जोड़ी इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी, 11 जोड़ी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, और उनके अंदर 11 ही जोड़ी इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। लेकिन सभी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और सभी इंटरनल इंटरकॉस्टल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो सभी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सभी इंटरनल इंटरकॉस्टल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सभी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये सारी की सारी ना रिब्स को ऊपर की तरफ खींचती हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम तो पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि इस पर तो बॉडी का वेट रखा हुआ है। स्टर्नम फ्री है, तो स्टर्नम ही ऊपर और आगे जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझिए, ये देखिए, जैसे है ना, मेरा ये हाथ वर्टिब्रल कॉलम है, और ये वाला हाथ जो है ना, ये स्टर्नम है, ये रिब है। जब ये रिब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इस रिब को ऐसे सीधा करती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब रिलैक्स करती है तो रिब ऐसे नीचे गिर जाती है। तो आप खुद ही देखिए कि जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम है और ये वाला हाथ वर्टिब्रल कॉलम है, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना, है ना। तो होता क्या है कि जब सारी की सारी रिब्स स्ट्रेट होती हैं, रिब्स की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो स्टर्नम है वो थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी। ये देखिए सारी रिब्स स्ट्रेट हो जाएंगी, तो डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर इंक्रीज होगा, और ये हमारी स्टर्नम की नई पोजीशन हो गई। तो आप देखिए ये जो डायमीटर था, कौन सा डायमीटर, ये वाला डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर, ये पहले से ज़्यादा हो गया है ना। पहले इतना था, अब देखिए अब इतना हो गया, क्योंकि स्टर्नम थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर की तरफ पुश हुई है। इसी वक्त अगर डोम शेप डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, देखिए डायफ्राम जब तक जो डायफ्राम है जब तक वो रिलैक्स है तब तक वो डोम शेप है, क्योंकि इसके अंदर मसल्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, रेडियल होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको, जैसे ये डोम शेप डायफ्राम है, तो इस डायफ्राम की ऊपर वाली सर्फेस आपको दिखाता हूँ, ये वाली। तो मैं ऐसे रखा है ना डायफ्राम, तो इसकी ऊपर वाली सर्फेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली। तो यहाँ देखिए, ये सपोज डायफ्राम की ऊपर वाली सर्फेस है, ऐसा है ये। इसमें जितनी भी मसल्स है ना, सबका अरेंजमेंट रेडियल है। रेडियल अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, पेरीफेरी से ऑरिजिन और सेंटर में इंसर्शन। तो सारी मसल्स ना इस तरह से चल रही हैं इसमें, रथ के पहिए या साइकिल के पहिए होते हैं ना, साइकिल की तीली, उसकी तरह। पेरीफेरी से ऑरिजिन है और सेंटर में इंसर्शन है। तो जब ये सारी की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रेडियल मसल्स,
तो डोम जो है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि इंसर्शन डोम इज द हाईएस्ट, सेंटर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डोम ना, तो सब सेंटर को नीचे पुल करती है, तो डोम कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए डोम शेप डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है। बात को और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपको तो पता है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, और जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी लेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा, डोम शेप डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, लेंथ कम होगी ना। नहीं आया समझ में? और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। याद करो, गर्मी के मौसम में जब तुम स्टील की थाली में दाल चावल खाते हो तो वो थाली जो है बीच में से उचक जाती है, डोम जैसी हो जाती है स्टील की थाली, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्टील एक्सपेंडेड होता है, तो वो थाली ऐसे उचक जाती है बीच में से। लेकिन ठंड के मौसम में वो थाली फ्लैट रहती है, वो उचकती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ठंड में स्टील थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता है तो वो थाली फ्लैट है, लेकिन गर्मी के मौसम में वो उचक जाएगी ऐसे। समझ में आई बात? तो जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो डोम शेप हो जाएगी, और लेंथ डिक्रीज होगी तो फ्लैट हो जाएगा, खत्म बात है ना। तो डोम शेप डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, और जब वो फ्लैट होगा तो ये वर्टिकल डायमीटर, जिसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कह रहे हैं, ये बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह से होता है। जिस वक्त ईआईसीएम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है, उसी वक्त डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है रेडियल मसल्स में, और वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होता है, तो दोनों डायमीटर एक साथ इंक्रीज होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग किस तरह से होती है और नॉर्मल ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म होता है। अब सुनिए, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ना, ये इनवॉलंटरी होती है। मतलब आपका ध्यान लेक्चर में है, फिर भी आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग इनवॉलंटरी होती है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम जो होती है मेडुला, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में होती है ये, तो ये इनवॉलंटरीली चल रही है। और नॉर्मल ब्रीदिंग को दोस्तों हम इपनिया कहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान दो इवेंट्स होते हैं। ये दो इवेंट्स जो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये होते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान दो इवेंट्स होते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो चलिए देखते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, फिर देखेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये दो मसल्स कौन कौन सी हैं? ये दो मसल्स हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान इन दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डोम शेप डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब केज एक्सपेंड होती है, तो पैरेटल प्लूरा वेसल प्लूरा से दूर जाती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर गिरता है, लंग्स डिकम्प्रेस होते हैं और हवा लंग्स के अंदर सक होती है। ये तो था नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एक्सपायरेशन। डायफ्राम रिलैक्स होने लगता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल भी रिलैक्स होने लगती है। डायफ्राम के रिलैक्स होने की वजह से डायफ्राम फिर से डोम शेप होने लगता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिलैक्स होने की वजह से रिब केज वापस, ये देखिए, पीछे और नीचे की तरफ गिरने लगती है। यानी इंटरनल इंटरकॉस्टल का तो कोई रोल ही नहीं है नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो इसकी वजह से थोरैक्स का ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों ही डायमीटर एक साथ कम होते हैं, सभी दिशाओं से पैरेटरी प्लूरा विसल प्लूरा के करीब आती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर राइज होता है, लंग्स कंप्रेस होते हैं, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर राइज होता है और हवा लंग्स से बाहर निकलती है। तो खास बात यह है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान दो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम और ईआईसीएम, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान किसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट जिन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो बस रिलैक्स हुई। तो भाइयों बहनों, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो हम कहते हैं कि नॉर्मल इंस्पायरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन मसल रिलैक्सेशन के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो रिलेटिवली नॉर्मल एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। ये बात समझ में आई आपको? वैसे तो नॉर्मल ब्रीदिंग की रेट 12 से 16 तक होती है, पर अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग की रेट को 12 पर मिनट मान लें, और एक नॉर्मल इन्वॉल्यूटरी ब्रीदिंग के दौरान हम लोग 500 ml एयर इनहेल करते हैं, 500 ml एयर एक्सहेल करते हैं, इसमें से 150 ml तो यहीं रह जाती है कंडक्शन जोन में, 350 अंदर जाती है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान 500 ml एयर इनहेल करी, 500 ml एयर एक्सहेल करी इनवॉलंटरी। तो अगर 12 पर मिनट हम ब्रीदिंग की रेट ले लें तो एक बार ब्रीदिंग करने में कितना टाइम लग रहा है बताओ? 5 सेकेंड्स सपोज, है ना। तो टाइम ड्यूरेशन पता है क्या होती है इसकी? 2:3। कहने का मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन अगर 2 सेकंड चला है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन 3 सेकंड चलता है। इसका मतलब इंस्पायरेशन से एक्सपायरेशन की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 500 ml अंदर ली और 500 ml बाहर निकाली, तो अंदर लेने में 500 ml को 2 सेकंड लगे, लेकिन बाहर निकालने में 3 सेकंड क्यों लगे? क्योंकि वर्क सेम, काम तो सेम है ना, 500 ml डिस्टर्ब हुई है लेकिन वही अंदर बाहर हुई है, लेकिन वर्क डन ड्यूरिंग अ पैसिव प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि प्रोसेस एक्टिव है तो 2 सेकंड में 500 ml अंदर चलेगी, पर 500 ml को बाहर आने में 3 सेकंड लगे, क्योंकि वर्क डन ड्यूरिंग अ पैसिव प्रोसेस इज स्लोअर। ये पैसिव है ना। अच्छा, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग को हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि एब्डोमेन के जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। एब्डोमिनल मूवमेंट्स आर मोर क्लियर देन थोरैक्स। आप कहेंगे ऐसा क्यों? चलिए समझाते हैं ऐसा क्यों। देखिए, दो मेन मसल है ब्रीदिंग की, डायफ्राम और ईआईसीएम। इसमें भी मेन मसल पता है कौन सी है? मेन मसल है डायफ्राम, जिसका 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ईआईसीएम का तो सिर्फ 25% ही है। देखिए, डायफ्राम जब नीचे जाता है तो क्या होगा? होता क्या है, जैसे सपोज ये कोई आदमी है, यहाँ देखिए एक आदमी है ना,
अब ये ऐसे खड़ा है इधर, ये आदमी साइड व्यू से देख रहे हैं हम इसको। मान लो ये इसका थोरैक्स और ये इसका एब्डोमेन है, तो जब इसका ये एब्डोमेन जो है ना, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है, तो यहाँ पे ये डायफ्राम है इसके, ठीक है। तो जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो एब्डोमेन का वर्टिकल डायमीटर तो डिक्रीज होगा ना, ये वाला डायमीटर, तो इसको कंपनसेट करने के लिए डॉर्सोवेंट्रल डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा। नहीं, यही बात समझ, जब डायफ्राम जब नीचे जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो बॉडी एब्डोमेन का वॉल्यूम तो सेम ही है ना, तो अगर ये वाला डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, पेट बाहर आ जाएगा। फिर जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो एब्डोमेन का वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होगा, तो ट्रांसवर्स डायमीटर एब्डोमेन का डिक्रीज हो जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा। तो क्योंकि डायफ्राम मेन मसल है, इसलिए छाती का गिरना या उठना उतना क्लियर नहीं दिखता, जिसका इतना पेट का बाहर जाना या अंदर आना दिखता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। मोटा आदमी सो रहा है, उसकी तोंद ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, देखा नहीं आपने, छाती का गिरना या उठना इतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसकी तोंद ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एब्डोमेन के मूवमेंट ज़्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू थोरैक्स। यहाँ तक बात समझ में आई? एक 30 सेकंड्स का ब्रेक है, फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो हमने बात करी यहाँ पे कि किस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल में थोड़ा सा मामला अलग है। अब प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, डायफ्राम ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नीचे फीटस डेवलप हो रहा है, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल में डायफ्राम का जो रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब डायफ्राम अगर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, सोचिए, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल को तो और ज़्यादा ब्रीथ करना है, फीटस के लिए भी ब्रीथ करना है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया ना डायफ्राम का, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। नहीं आई बात समझ में? ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है तो जल्दी 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 ऊपर नीचे होगा, तो ब्रीदिंग की रेट इंक्रीज हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर भी डायफ्राम पूरी तरह से कंपनसेट नहीं कर पाता, और 60% ही करवाता है सपोज। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी तो और कम करेगा, तो किसका रोल इंक्रीज हो जाता है? बचा हुआ 40% किसको देना पड़ता है? EICM को। तो क्या होता है, पेट का अंदर जाना या बाहर आना इतना क्लियरली नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता इतना क्लियरली? क्योंकि बेसिकली क्या है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया ना, डायफ्राम ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन छाती का गिरना या उठना ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है क्योंकि थोरैक्स EICM का रोल बढ़ रहा है। तो एक तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल में, और दूसरा थोरैसिक मूवमेंट्स आर मोर क्लियर। एब्डोमेन के कंपैरिजन में थोरैक्स के मूवमेंट ज़्यादा क्लियर होते हैं। ऐसी ब्रीदिंग को हम कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ी हुई हो और थोरैसिक मूवमेंट ज़्यादा क्लियर हो, तो इसको हम कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। तो प्रेग्नेंट फीमेल में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये तो थी नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसको जो इन्वॉलंटरी होती है, जिसे एपनिया कहा जाता है। अब आपने देखा होगा एक चीज़ और होती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग, तेजी से हवा अंदर लेना, तेजी से हवा बाहर निकालना। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसे रेगुलेट होती है, अब वो देखेंगे हम। पहली बात तो ये कि फोर्सफुल ब्रीदिंग को एपनिया नहीं कहते हैं। दूसरी बात, जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है वो वॉलंटरी होती है, यानी वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, और ये होती है सेरिब्रम के कंट्रोल में। फोर्सफुल ब्रीदिंग वॉलंटरी है, वो सेरिब्रम के कंट्रोल में है, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसे एपनिया नहीं कहते। फोर्सफुल ब्रीदिंग में दो इवेंट्स होते हैं, ये दो इवेंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। ये दो इवेंट्स हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के दो इवेंट्स हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अभी एक चीज़ और देखना आप, कुछ और मसल्स भी हैं जिनका फोर्सफुल ब्रीदिंग में रोल होता है। आपको पता है यहाँ पर, ये आपका एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन में यहाँ पे बाहर एब्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, सुना है आपने नाम? एब्स, 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स। तो एब्डोमेन में जो एब्स होती है ना, एब्डोमिनल मसल्स, इनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे ना, ठीक है, तो पेट जो है वो अंदर जाएगा ऐसे। एब्डोमिनल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेट ऐसे अंदर जाएगा, तो पेट अंदर जाएगा तो बताओ क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जिस वक्त एब्डोमेन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मान लीजिए जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं और डायफ्राम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये डायफ्राम जो है ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसी वक्त अगर एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो इधर से, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ना एब्डोमेन में, ये प्रेशर ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, नीचे भी लग रहा है ऊपर भी लग रहा है।
तो जो डायफ्राम धीरे धीरे, देखिए डायफ्राम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो पेट तेजी से दबेगा ना, तो एब्डोमेन डायफ्राम प्रेशर बढ़ेगा, डायफ्राम तेजी से ऊपर की तरफ पुश होगा। तो आप समझ गए कि एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम को तेजी से ऊपर की तरफ पुश करता है। कभी सुना नहीं, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, खांसते वक्त या हंसते वक्त हम क्या करते हैं, तेजी से हवा बाहर निकालते हैं, खांसते खांसते पेट में दर्द हो गया। अब खांसते खांसते पेट में क्यों दर्द होने लगता है, या हंसते हंसते पेट में क्यों दर्द होने लगता है, क्योंकि हंसते या खांसते समय आप बहुत तेजी से हवा को बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तेजी से, तो एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ता है, तो डायफ्राम तेजी से ऊपर पुश होता है, तो तेजी से हवा बाहर निकलती है, हाँ 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 ऐसे हंस रहे हो ना, तो एब्डोमिनल मसल्स ना डायफ्राम को तेजी से ऊपर पुश करती है, समझे। अच्छा, एक और मसल थी यहाँ पे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिनका नॉर्मल ब्रीदिंग में तो कोई रोल नहीं होता, पर ये मसल्स इस तरह से हैं, देखिए। तो जिस समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी ताकि रिब केज नीचे गिरे, स्टर्नम पीछे और नीचे आए, उसी वक्त अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो क्या होगा, ये रिब केज को तेजी से पीछे और नीचे खींचेंगी ना, तो ये रिब केज को तेजी से पीछे और नीचे खींचेंगी, तो स्टर्नम भी तेजी से पीछे और नीचे आएगी, छाती तेजी से सिकुड़ेगी, समझ में आई बात। तो चलिए अब इन दोनों मसल्स का रोल यहाँ पे देख लेते हैं। अभी क्या होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग में पहला इवेंट होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान दो मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायफ्राम और ईआईसीएम दोनों ही तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब ये तेजी से क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसका जवाब मैं आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के दौरान दूंगा। फिलहाल आप सुन लो, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल दोनों मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो चेस्ट तेजी से एक्सपैंड होती है, डायफ्राम तेजी से नीचे जाता है, सभी दिशाओं में पैरेटल प्लस प्लस तेजी से दूर जाती है, लंग्स तेजी से डिकम्प्रेस होते हैं, इंट्राएल्वियोलर प्रेशर तेजी से गिरता है और हवा अंदर तेजी से सक होती है। ये था नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब बात करते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन की। डायफ्राम और ईआईसीएम दोनों रिलैक्स होने लगते हैं। जब डायफ्राम रिलैक्स होने लगता है तो डायफ्राम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसी वक्त ईआईसीएम रिलैक्स हो रही है, तो रिब केज धीरे धीरे नीचे गिर रही है। उसी वक्त एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी वक्त एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो डायफ्राम धीरे धीरे ऊपर जा रहा था वो तेजी से ऊपर की तरफ पुश होता है, और उसी वक्त इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो रिब केज धीरे धीरे नीचे गिर रही थी वो तेजी से नीचे गिरती है, तो लंग्स तेजी से दबते हैं और हवा तेजी से बाहर निकलती है। ये था फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो आपने देखा कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान तो इंस्पायरेशन एक्टिव था और एक्सपायरेशन पैसिव था, लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपायरेशन के समय भी होता है, और दोनों ही प्रोसेसेस, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, दोनों कैसी होती हैं, दोनों ही एक्टिव होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। ये फोर्सफुल ब्रीदिंग है भाइयों, ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, ये वॉलंटरी ब्रीदिंग है जो सेरिब्रम के कंट्रोल में है, और वॉलंटरी तो आपके जो मर्जी आए आप वो कर सकते हो, पता है। आप चाहो तो ईआईसीएम और आईआईसीएम को यूज ही ना करो, सिर्फ डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल से भी आप ब्रीथ कर सकते हो। डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, एब्डोमिनल मसल जो है वो आगे पीछे हो रही है, और ब्रीदिंग चल रही है। कपालभाति देखा आपने बाबा रामदेव वाला वो, और क्या आप बिलीव करोगे, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, एआईपीएमटी में भी दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, कि अगर वॉलंटरी आदमी चाहे तो सिर्फ डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल से ब्रीथ कर सकता है, ईआईसीएम आईसीएम की जरूरत ही नहीं है। चलो एनीवेज, तो ये हो गया। हाँ, और इसमें एक ऑप्शन और था, कान से सांस लेने वाला, उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है लोगों को। खैर उसको छोड़िए, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, वो बात की बात है, सब बाद में समझेंगे। तो डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स, तो ये तो इसके बारे में बात हुई। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग, अच्छा नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की ड्यूरेशन क्या रहती है बताइए, 2:3, ठीक है। लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान दोनों ही प्रोसेस एक्टिव है, तो ये ड्यूरेशन क्या होगी, क्या ये 1:1 हो जाएगी, या ये 2:3 रहेगी, या ये 10:1 हो जाएगी, या ये 1:10 हो जाएगी, या इनमें से सारे सही हैं। सारे सही हैं भाइयों, क्योंकि ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। आप चाहो तो 1 सेकंड में सांस अंदर लो, 1 सेकंड में बाहर निकालो, आप चाहो तो 1 सेकंड में सांस अंदर खींचो और अगले 10 सेकंड तक ऐसे धीरे धीरे निकालते रहो। तो जो कुछ भी आपकी मर्जी है वही आपकी रेशियो है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में 2:3 की रेशियो होती है, फोर्सफुल ब्रीदिंग में रेशियो वेशो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आ गई बात समझ में। तो ये हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दोस्तों हमने प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया है और हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ लिया है। तो पहले आज हमने प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कि इस ब्रीदिंग की रेट को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए, आपने देखा होगा कि इनवॉलेंटरीली भी कभी कभी हमारी ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाती है और कभी कभी घट जाती है। वॉलेंटरीली तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि इनवॉलेंटरीली भी कहीं से आप भाग के आते हो, दौड़ के आते हो, तो आपका ब्रीदिंग का रेट बढ़ा हुआ होता है। आप उखड़ी उखड़ी लेकिन तेज तेज सांसें ले रहे होते हो, लेकिन जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो आप स्लो एंड डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो। तो कैसे इनवॉलेंटरली आप धीमी और गहरी सांसें ले रहे होते हो, तो कैसे आपका ब्रीदिंग का रेट जो है वो अपने आप चेंज हो जाता है। हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों की डिमांड ये है कि पहले अभी तक जो आपने पढ़ाया है इसका आरआरआर करा दो, एनसीईआरटी से करा दें। तो पहले हम ना अभी तक जितना हमने पढ़ा है उतना एनसीईआरटी में से आरआरआर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो
फिर डाउट लेंगे और फिर टाइम मिलेगा तो रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एनसीईआरटी भी अब पढ़ लेते हैं हम लोग। हमने अभी तक पढ़ा कुछ भी नहीं है ना एनसीईआरटी में से। चलो तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग मारते हैं। क्या आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? मैंने एनसीईआरटी अपलोड करी है। तो चलो भाई, पहले जहाँ तक हमको एनसीईआरटी पढ़नी है वो पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, एज यू हैव रेड अर्लियर, पहले पता नहीं कहाँ पढ़ा है, ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिज्म द्वारा ताकि सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह को तोड़ा जा सके और उससे एनर्जी डिराइव करी जा सके। यही एनर्जी हमें वेरियस एक्टिविटीज करने के काम आती है, जो भी हम करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर सेल बनाते हैं, जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए, ये इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में रिलीज होती है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट वाले जो रिएक्शंस हैं। इससे ये सबूत मिलता है कि ऑक्सीजन को सेल्स को कंटिन्यूसली देते रहना चाहिए और सेल से कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहना चाहिए। जो लिखा हुआ इंग्लिश में उसको मैं हिंदी करके पढ़ रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझा सकूँ क्या लिखा है, बाकी इंग्लिश तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। तो इससे हमें ये सबूत मिलता है कि सेल से लगातार हमें ऑक्सीजन निकालती देती रहनी चाहिए और सेल को लगातार हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालती रहनी चाहिए। ये जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज की, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, और इसी को कॉमनली कई बार रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। अपने सीने पे हाथ रख के देखिए, क्या आपको अपना सीना ऊपर नीचे रहता हुआ दिख रहा है? क्या आपको पता है ये सांस लेने की वजह से? ओ यार, हमें तो पता ही नहीं था, हमने सोचा अंदर हाथी घुस गए और कूद रहे हैं, हमारा सीना ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये सांस लेने की वजह से कि आपका सीना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। अरे क्या बात, हमें तो पता ही नहीं था यार। कल मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे अंदर धक 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 क्या हो रहा है, ऐसे ही आ गया मैं तो 12th में, ऐसे ही मैंने 12th मतलब 11th में। क्या समझते हैं, क्या ये अपने जैसा समझते हैं क्या हमको? मुझे लगा कुत्ते भौंक रहे हैं, बाद में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो पता चला वो तो हार्ट बीट कर रहा है। तो जो चेस्ट ऊपर नीचे जा रही है ये ब्रीदिंग की वजह से है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन जो होते हैं हमारे और जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग है, ये नीचे इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये डिस्क्राइब किया हुआ है। डिस्क्राइब किया हुआ बकवास कुछ भी नहीं लिखते ये लोग और कहते हैं डिस्क्राइब किया हुआ है, जो लिखते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ब्रीदिंग जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे में थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैबिटेट में यानी कहाँ रहते हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब वो कितने कॉम्प्लेक्स या सिंपल एनिमल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो लोअर एनिमल होते हैं, स्पॉन्ज वगैरह हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, प्लेटी एलिमेंथिस हो गए, इनके अंदर तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। इनमें जो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 है ये इनकी बॉडी सर्फेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। जैसे यहाँ तक कि अर्थवर्म तक में क्या होता है कि इसकी अर्थवर्म की जो क्यूटिकल होती है मॉइस्ट, वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करता है और उसी के थ्रू उसमें जो मॉइस्चर होता है उसी से एक्सचेंज करता है गैसेस का। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना उनके पास एक ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, एक पूरा जाल होता है ट्यूब्स का, उसमें हवा, वो ट्यूब ना पानी में फ्लूइड में डूबी हुई होती है, तो उस ट्यूब से हवा गुजरती रहती है और जो फ्लूइड है उसके थ्रू एक्सचेंज होता रहता है। जैसे आपने फ्रिज के पीछे नहीं, कंप्रेसर के फ्रिज के पीछे पूरा जाल होता है पाइप का, ऐसे एक ट्यूब का नेटवर्क होता है, उसमें से हवा गुजरती है और वहीं से एक्सचेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कॉकरोच पढ़ाऊंगा। जबकि पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स, और गिल के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाना ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी। तो अभी इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, अभी सुनते जाओ। और जो ज़्यादातर जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं यानी पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स या मॉलस्क, है ना, ये लोग उसको यूज़ करते हैं, किसको? गिल्स को। अब देखो कैसे किया इन्होंने, आर यू, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के वेयर एज लिखना चाहिए था ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स कैसे करते हैं? गिल्स के थ्रू। यहाँ खत्म हो गया ये, और मॉलस्क भी। अब आगे सुनिए, एक और चीज होती है वेस्कुलराइज्ड बैग, जिनको कि हम लंग्स कहते हैं। इनके थ्रू रेस्पिरेशन करने वाले जानवरों को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, इस रेस्पिरेशन को, और ये जमीन पर रहने वाले यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म इसको करते हैं। ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स की बात करें अगर, तो फिशेज गिल्स यूज करती हैं, जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल जो है वो लंग्स यूज करते हैं। लेकिन फ्रॉग जैसे एम्फीबिया जब टेडपोल फॉर्म में होते हैं ना तो वो गिल्स यूज करते हैं। ये इन्होंने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बाकी इन्हें फ्रॉग जैसे एम्फीबिया जब फ्रॉग बन जाते हैं टेडपोल से तो उसके बाद भी वो एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नाम की चीज भी करते हैं, यानी स्किन से भी थोड़ा सा रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको फ्रॉग में बताऊंगा। चलो आगे बढ़े। अब सीधे हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो हमारे पास एक जोड़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है जो लिप्स के ऊपर खुलते हैं। ये किस में आते हैं? ये नेजल चैम्बर में, नेजल पैसेज से लीड करते हैं। नेजल चैम्बर किस में ओपन होता है? नोज वाला चैम्बर, वो फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ फूड और एयर दोनों का कॉमन पैसेज है। ठीक है।
फेरिंग्स बाद में आगे की तरफ लैरिंग्स में, पीछे इसोफेगस में खुलता है और आगे लैरिंग्स में खुलता है। तो क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इन्होंने इसोफेगस की बात नहीं करी है। इन्होंने लिखा है कि फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स वाले में खुल जाता है और लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया में खुलती है। तो फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। ठीक है। अब लैरिंग्स जो है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए उसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। निगलते समय क्या होता है कि जो ग्लॉटिस है इसको एपिग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कवर कर देता है। अब इन्होंने ये तो लिखा ही नहीं है कि ग्लॉटिस होता क्या है। अब कोई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े बेचारा, सोचिए ग्लॉटिस क्या था, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, बस ही लिख दिया। सोचो ना, अब इससे पहले ग्लॉटिस का कोई जिक्र लिखना चाहिए ना कि लैरिंग्स के ऊपर की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं और वो लैरिंग्स पे ही पाए जाने वाले फ्लैप एपिग्लॉटिस से कवर हो सकती है, कुछ नहीं लिखा। तो जब सॉलिंग होती है तो ग्लॉटिस जो है वो थिन इलास्टिक फ्लैप जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं उससे कवर हो जाती है ताकि फूड कहीं आगे ट्रैकिया में न चला जाए, लैरिंग्स में न चला जाए। डाइजेशन वाले में लिखा था, तो डाइजेशन का तो चैप्टर ही हटा दिया इन बेवकूफों ने नई वाली एनसीईआरटी में से। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, किस गधे ने एनसीईआरटी से को रेशनलाइज किया। मुझे वो मिल जाए ना, मैं सही बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने एनसीईआरटी को रेशनलाइज करने के नाम पे उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम, इवोल्यूशन कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, वो गधा अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर से और देश की सरकार से शिकायत करूंगा कि इसको जेल में भेजो, ये बच्चों का कैरियर खराब कर रहा है। कैसे हुआ है रेशनलाइज, व्हाट काइंड ऑफ रेशनलाइजेशन इज इट। कुछ भी हटा रहे हो आप उसमें से, इररिलेवेंट चीजें है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब सिलेबस में, अगर आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप खाना खाना नहीं सिखाओ और सीधा सांस लेना सिखाओ और बोलो कि इसी से डॉक्टर बनोगे तुम। अरे कुछ इररिलेवेंट चीजें हटानी थी तो आलू भिंडी किसका मॉडिफिकेशन है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी हटा देते, फिजिक्स में से कुछ टॉपिक हटा देते, मैकेनिक्स हटा देते, इसकी क्या जरूरत है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी कैलकुलेट करना है आपको जिंदगी में, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो आना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या रैशनलाइज करना था, तो फिजिक्स इजी करो ना यार, बच्चे फिजिक्स से परेशान है। जो चीज उसे करनी है जिंदगी में, डॉक्टर बनना है, आप उसको सिस्टम ही नहीं पढ़ाओगे। गजब कर दिया। मैं तो सरकार से शिकायत करूंगा कि सरकार इस पर एक्शन ले, और जो भी ये लोग बैठे हैं हटाने वाले, बदनाम कर रहे हैं ये लोग सिस्टम को, ये लोग लायक नहीं है, मतलब बेइज्जती हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने की जरूरत पड़ी, कैसे रैशनलाइज किया ये, और लिख के दो फिर कि नहीं नीट में नहीं आएगा ये, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और क्वेश्चन आएगा उसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसको बात करते हैं। तो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है विच एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। चलो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी हटाया जा सकता है, एलिमेंट्री कैनाल ही उड़ा दी, नीट का पेपर बना। चलो एनीवेज, तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब विच एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, एंड मिड थोरैसिक कैविटी आती है, और कहाँ पे डिवाइड करती है ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी, पर एनसीईआरटी में लिखी है तो याद रखना, 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करती है। ठीक है, ये एक बात लिख लेना, ये वर्टिब्रल कॉलम का लेवल है यहाँ पे। तो 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करती है ये, और इसके बाद ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। इसके बाद ब्रोंकाई जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीटेड डिविजन्स फॉर्म करते हैं, और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल बनाते हैं, और एंड में क्या बनाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, मैंने आपको बताया। ये लिख रहे हैं कि ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस लिंक्स। एक्चुअली इन्हें लिखना चाहिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल लिखो यहाँ, क्योंकि आगे आप वही बात लिख रहे हो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो है वो वेस्कुलराइज बैग बनते हैं जिन्हें एल्विलाई कहा जाता है। अरे टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होती है, एट्रिया होते हैं, एल्विलर डक्ट होते हैं, वो सब आपने उड़ा दिए, कोई बात नहीं। तो एल्विलाई में ही एक्सचेंज होता है। फिर ये कह रहे हैं कि जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल का और एल्विलाई का, ये लंग्स को बनाता है। हमारे 2 लंग्स होते हैं जिसपे एक डबल लेयर्ड प्लूरा होती है, सुनो सुनो, है ना, और प्लूरा की कैविटी के में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरा का काम क्या होता है, फ्रिक्शन कम करती है जब लंग्स में ब्रीथ करेंगे तो। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक वॉल के कांटेक्ट में होती है, देखिए लिखा हुआ क्लोज कांटेक्ट विद थोरैसिक वॉल। ये डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये ब्रोंकस है, ये कट एंड ऑफ द रिब्स है, साइड व्यू में से कट करके बनाया ना, तो ऐसे रिब्स दिखनी थोड़ी सी। ये लंग्स है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर एल्विलाई है, और यहाँ अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है एल्विलाई की प्लूरल कैविटी के बीच में, और ये अंदर ब्रोंक्यूल है। ठीक है, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक वॉल, या थोरैसिक लाइनिंग, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट कंडक्शन जोन होता है, जबकि एल्विलाई और उसके आसपास के जो डक्ट्स हैं वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। ये बताया मैंने आपको। कंडक्शन पार्ट का काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई में कॉन्टैक्ट करता है, उसे थोड़ा क्लियर करता है, फॉरेन पार्टिकल से ह्यूमिडिफाई करता है, और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये कंडक्शन जोन का काम है। जबकि एक्सचेंज जोन का काम क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब लंग्स किस में सिचुएटेड है, लंग्स जो है ना वो थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, जो कि एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है।
थोरेसिक पैराइटल प्लूरा तो बॉडी वॉल से चिपकी है। अब जो प्लूरल कैविटी है वो एक एयर टाइट कैविटी है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उसी के अंदर लंग्स है जिनकी आउटर सरफेस पे वेसल प्लूरा होती है, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि अगर है ना कोई भी चेंज, इसका एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा होता है इस थोरेसिक केज का कि थोरेसिक केज की या कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज आया तो ये चेंज सीधा ना लंग्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। यही तो बताया था हमने, चेस्ट एक्सपेंड करते थे लंग्स डिकम्प्रेस होते हैं क्योंकि एयर टाइट कैविटी है। तो ये बात यहाँ आगे लिखेंगे यहाँ पे। थोरेसिक चैम्बर में बताइए पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, आगे क्या होता है स्टर्नम, लेटरल साइड में रिब्स होती है और नीचे की तरफ डोम शेप डायफ्राम होता है। और एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का इस तरह से है थोरैक्स में कि कोई भी चेंज होता है अगर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी में तो ये लंग्स की कैविटी पर रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा अरेंजमेंट एसेंशियल होता है ब्रीदिंग के लिए क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी मैं अंडरलाइन करते करते वेरियस कलर्स यूज करता हूँ, अचानक मैं रेड कलर यूज करूँ तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब वो डायरेक्ट लाइन में से क्वेश्चन आएगा। चलिए, अब रेस्पिरेशन के यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसमें ना ब्रीदिंग के भी स्टेप्स शामिल है। तो पहला स्टेप इन्होंने क्या दिया है बताइए, पहला स्टेप इन्होंने दिया है कि भाई पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब जो हवा लंग्स में आती है अच्छी हवा और फाउल एयर जो है वो बाहर निकलती है। दूसरा है गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तीसरा वो गैसेस ट्रांसपोर्ट करी जाती है ब्लड से। चौथा टिश्यू लेवल पे उनकी डिलीवरी होती है ऑक्सीजन की ओर से CO2 ले ली जाती है। और पांचवा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है टू यील्ड एनर्जी। ये स्टेजेस ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ये पहला स्टेप जो है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो दूसरा स्टेप है ये है इंटरनल रेस्पिरेशन, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन 1 है और ये है फिर इंटरनल रेस्पिरेशन 2। नहीं आ रहा समझ में? जो पहला स्टेप लिखा हुआ है यहाँ ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा स्टेप जो लिखा हुआ है ये है इंटरनल रेस्पिरेशन 1, चौथा स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन 2, बीच में इसके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस आ गया है, और लास्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेप्स हो गए, वही स्टेप्स हैं जो हमने पढ़े थे। तो ये इसी सीक्वेंस में होते हैं इवेंट्स। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। जहां तक हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया वहां तक तो करा दें दो, जहां तक हमने पढ़ लिया वहां तक का एनसीईआरटी हो जाने दो भाई, बस 10 मिनट और। चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होती हैं जैसा कि आपको पता है। पहली स्टेज है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान हवा अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ली जाती है, और दूसरा है एक्सपायरेशन जिसके दौरान एल्वियोलर एयर बाहर निकाली जाती है। ये जो मूवमेंट होते हैं ना एयर के इन और आउट, ये एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसकी वजह से होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कब हो सकता है, जब प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से एक्सपायरेशन कब हो सकता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, अब ये डायफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स जिन्हें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल कहते हैं बिटवीन द रिब्स, ये ऐसा ग्रेडियंट बनाने में मदद करती हैं। इंस्पायरेशन कौन इनिशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होता है। इसी वक्त कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को ऊपर उठाता है और स्टर्नम को भी ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो लंग्स का जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जिसको हम कह रहे थे वो उससे भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा जो है बाहर से अंदर आने लगती है। इसी को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, बाद में जब डायफ्राम रिलैक्स होता है और इंटरकॉस्टल मसल्स भी नॉर्मल रिटर्न होने लगती है अपनी पोजीशन पे, रिलैक्स होती हैं, तो डायफ्राम और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं वापस। इसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होती है और इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस होती है। इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी थोड़ा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, इसे कहते हैं एक्सपायरेशन। ये देखिए, ये इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म है, हवा अंदर आ रही है, रिब और स्टर्नम ऊपर उठ रहे हैं, है ना, थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये लेबलिंग याद रखना सारी, और डायफ्राम जो है वो नीचे जा रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए हवा बाहर निकल रही है, थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, रिब और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, और डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है तो फिर से डोम शेप हो रहा है। ठीक है, ये दोनों फोटो याद रख के जाना, रेड से टिक कर दिए मैंने, समझ में आ ही रहे होंगे कौन सा इंस्पायरेशन है कौन सा एक्सपायरेशन। एक आध चीज उल्टी लिखी हुई होगी यहाँ पे, उस पर ध्यान देना। चलो, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पूरा उड़ा दिया है, पर हम पढ़ेंगे उसको। इन्होंने बस इतना लिखा है कि हमारे पास अंदर एक एबिलिटी होती है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को एडिशनल मसल्स की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकने में। ऑन एन एवरेज हम 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं
और इस वॉल्यूम को हम एक्सपायरोमीटर की मदद से रेगुलेट मतलब मेजर करते हैं। तो भाई एक्सपायरोमीटर क्या होता है और कैसे मेंटेन करता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है यहाँ ये बाद में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये मैं लेकिन पहले पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में, अभी मैं डाउट्स लूंगा, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे डाउट्स